हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सेल, और सेल में हमने 3-4 चीज़ें देख ली थी। ठीक है, केंद्रक तक हमने पढ़ लिया था। कल पिछली वीडियो में हमने केंद्रक के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं जीव द्रव्य क्या होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहले जीव द्रव्य समझेंगे क्या होता है, खोज किसने किया, फिर हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सब कोशिकांग के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं जीव द्रव्य से। ठीक है, जीव द्रव्य को बेटा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब समझना, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। सबसे पहली बात, कोशिका भित्ति क्या होती है, तो एक चीज आपको समझाई गई थी कि मान लीजिए ये कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस हो गया, मतलब केंद्रक हो गया। ठीक है, आपका लाइसोसोम हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, कोशिकांग हो गए। ठीक है, ये जंतु कोशिका हो गई। अब सपोज करिए इसके ऊपर क्या चढ़ा दी जाए, एक और लेयर चढ़ा दी जाए, यानी कि एक और झिल्ली चढ़ा दी जाए। ठीक है, अब इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे बेटा, कोशिका भित्ति कहेंगे। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। फिर इसके अंदर कोशिकांग होंगे। तो आप समझना, कोशिका भित्ति ये हो गई आपकी, ये कोशिका भित्ति हो गई। ठीक, यानी कि सेल वॉल हो गई, ये सेल वॉल हो गई। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो कहने का मतलब है कोशिका भित्ति से घिरे, ठीक है, कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर के संपूर्ण पदार्थ को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो भी है, कोशिका झिल्ली भी आएगी, न्यूक्लियस भी आएगा, ऑर्गन सेल भी आएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन आपकी कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है, कोशिकांग आपके मतलब ऑर्गन सेल हो गए सारे। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। ये सब क्या है बेटा, जीव द्रव्य है। क्या है, जीव द्रव्य, यानी कोशिका भित्ति के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, ठीक, वो सबके सब क्या कहलाएगा बेटा, जीव द्रव्य कहलाएगा। अब आपको ध्यान देना है, कोशिका द्रव्य अभी समझाएंगे और फिर भी जीव द्रव्य फिर से बताते हैं। तो जीव द्रव्य को अगर कोई पूछेगा कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो आप तुरंत जवाब दोगे सर कि भाई कोशिका भित्ति जो होती है उसके भीतर जो भी पाया जाता है वो सब क्या है, जीव द्रव्य है। यानी वो संपूर्ण पदार्थ क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक, ध्यान रखना है। ठीक, इसकी खोज है जो जीव द्रव्य है, इसकी खोज बेटा किसने किया था, 1835 में डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था बेटा, डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने 1835 में खोज की थी। ध्यान रखना है बेटा, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और 1835 में किया था। और सबसे पहले जो है जीव द्रव्य का जो शब्द था वो सारकोड शब्द से जाना जाता था। यानी कि जीव द्रव्य तो बाद में रखा गया, इसका जो पहले वाला नाम है, ठीक है, कहते हैं इसका पुराना नाम, जो सबसे पहले इसका नाम दिया गया था, दिया गया था सारकोड। क्या दिया गया था, सारकोड शब्द से संबोधित किया गया था। यानी डुजार्डिन ने 1835 में इसकी खोज की और इसको एक शब्द दिया जो नाम था क्या, सारकोड। क्या था, सारकोड था। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम पुरकिंजे था। क्या नाम था, पुरकिंजे था। पुरकिंजे ने इस जो शब्द सारकोड था इसको मॉडिफाइड किया और क्या नाम दिया, जीव द्रव्य दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि जीव द्रव्य शब्द का जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो हम बताएंगे पुरकिंजे ने किया था। आपसे पूछे जीव द्रव्य का पहले वाला नाम क्या है, तो सारकोड बोलेंगे। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था बेटा, तो डुजार्डिन ने 1835 में किया था। ठीक, ये 3 पॉइंट जीव द्रव्य से आपको बिल्कुल ध्यान ही रखने चाहिए। पहला कि जीव द्रव्य का जो पहले वाला नाम था सारकोड, वो किसने प्रयोग किया था, डुजार्डिन ने किया था। खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। किस सन में किया था, 1835 में किया था। अब जीव द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा था, वो बेटा जीव द्रव्य को जीव द्रव्य पुरकिंजे ने कहा था। पुरकिंजे से पहले जो जीव द्रव्य था उसको सारकोड कहते थे। उसी सारकोड को पुरकिंजे ने क्या कहा, जीव द्रव्य कहा। तो हम सभी लोग क्या कह रहे हैं, जीव द्रव्य कह रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहता है। यानी जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। भाई साहब, ये केंद्रक हो गया आपका। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये सेल वॉल हो गई। ठीक है, सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या है आपका बेटा, प्रोटोप्लाज्म है। अगर हम यहाँ से बात कर दें कि जो आपका कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है। यानी कि कोशिका भित्ति के अंदर का वह भाग है
कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घिरे रहता है। यानी कि कोशिका द्रव्य, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों ओर जो भी पदार्थ पाया जाएगा वही कोशिका द्रव्य कहलाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और जीव द्रव्य क्या कहलाएगा? यानी कि बेटा कोशिका भित्ति के अंदर का संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाएगा, और कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक के चारों ओर पाया जाने वाला पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो है कोशिका द्रव्य, क्लियर हो गया आपका भाई, केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा, ठीक है। और कोशिका भित्ति के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक, अब बात करेंगे सेल ऑर्गन्स में एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स आता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में उसे अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं, ठीक है। ये रहे बेटा, इस पर बात करते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसे बेटा अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक। इसकी खोज जो है के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में किया था, ठीक। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। सन 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर की खोज किसने किया था? के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है बेटा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उसको इंग्लिश में बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जो खुरदरी होती है बेटा उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो एक प्रकार से वसा का निर्माण करती है। किसका? वसा का निर्माण करती है, ठीक है। जो खुरदरी होती है बेटा वो किसका निर्माण करती है? प्रोटीन का निर्माण करती है। अब सपोज दैट करिए कि मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया ऐसा, ठीक है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो भाग हो गए, इधर वाला जो हो गया वो स्मूथ हो गया, और इधर वाला जो हो गया वो क्या हो गया? खुरदरा हो गया। स्मूथ वाले से क्या बनेगी बेटा? वसा बनेगी, और खुरदरी वाले से प्रोटीन बनेंगी। ये खुरदरी एक्चुअल में है क्या बेटा? समझते हैं खुरदरी हुई क्यों भाई? ये खुरदरी क्यों हुई? तो बेटा इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इन्हीं राइबोसोम से क्या बनता है बेटा? आपका जो है प्रोटीन बनता है। एक्चुअल में खुरदरी साइड से जो है प्रोटीन नहीं बनती है। अगर कोई कहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाती है तो ये कथन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित होगा, क्योंकि खुरदरी साइड जो हुई है एक्चुअल में खुरदरी हुई क्यों है? तो ऊपर उस पर बेटा क्या है कि जो है पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के पाए जाने की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी दिखती है, और राइबोसोम्स बेटा किसके वाहक माने जाते हैं? संश्लेषण के। किसके संश्लेषण में? प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ साइड हुआ है, इस साइड से क्या बनता है बेटा? आपका जो है प्रोटीन बनता है, क्योंकि ये रफ इसलिए हुआ है क्योंकि इस पर जो आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और राइबोसोम्स किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक। तो बात ये समझ में है कि रफ साइड से प्रोटीन नहीं बनती है। रफ साइड पर क्या पाया जाता है? तो आपके रफ साइड पर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वही राइबोसोम्स क्या करते हैं बेटा? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। तो हमको ये समझना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार से जो है कोशिका के अंदर जो है कंकाल का काम करती है। कोशिका आपस में चिपके नहीं, एक ढांचा तैयार करती है, ठीक है। उसको यांत्रिकी सहायता प्रदान करती है। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोशिका के अंदर क्या करती है बेटा? कोशिका के अंदर एक प्रकार से बेटा ये क्या करती है कि यांत्रिकी सहारा के लिए स्ट्रक्चर, ढांचा यानी कंकाल तैयार करती है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखते हैं कि जो अगला आपका ऑर्गन सेल आता है यानी कोशिकांग आता है वो आता है गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर से बोलते हैं ना। अच्छा, इसको गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर से बोलने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी जो खोज किया था उन्होंने कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो कैमिलो गोल्जी ने किया तो उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया। भाई जो खोज करेगा वही तो रखेगा ना। अब किसी ने जिस चीज़ की खोज की वो अपने ही नाम पर रख देता था, कई सदियों तक उसका नाम चलता रहे, है ना। तो यहाँ पर कैमिलो गोल्जी सर ने जो है खोज की इसकी, तो उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया। तो इसको गोल्जी ऑपरेटर्स या फिर गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी बोलते हैं ना। खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। कब किया था? तो 1898 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इसको किसमें देखा था? एनिमल सेल में देखा गया था। अगर बात की जाए कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण गोल्जी ऑपरेटर्स को सबसे पहले किस सेल में देखा गया था, तो जवाब आना चाहिए एनिमल सेल में देखा गया था, ठीक है। काम क्या करते हैं एक्चुअल में गोल्जी बॉडी गोल्जी ऑपरेटर्स? काम ये होता है ये परिवहन का काम करती है। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा का स्थानांतरण कहती है। सपोज दैट करिए कि मतलब आपके हाथ जो है बहुत चल रहे हैं, ठीक है। आपका शरीर एक जगह पर
स्थिर है और आपके हाथ चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं लगातार, ठीक है, तो आपके शरीर में देखते हो कि जो है आपके हाथों की एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपके पूरे शरीर की एनर्जी खत्म होती है। जब थकते हैं तो आप पूरे तरीके से थकते हो, थोड़ा नहीं थकते हो। ऐसा नहीं कि आपने हाथ से लिख रहे हो तो आपका हाथ थकेगा, बाकी आपका शरीर नहीं थकेगा, ऐसा नहीं है, आपका पूरा शरीर थकता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर से ऐसा कुछ हो रहा है कि एक स्थान पर आ रही, उस स्थान से ऊर्जा खत्म हो रही। तो आप लिख रहे हो तो लिखते समय हाथ की ऊर्जा खत्म हो रही, वरना वो पूरे शरीर की ऊर्जा खींचकर हाथों पे आ रही और पूरी ऊर्जा लॉस हो रही। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो ऊर्जा कोई स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा। तो ये जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस है, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि एक स्थान से ऊर्जा लेकर के उस स्थान पर देना जहाँ पर ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका परिवहन का कार्य करती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करता है। भाई अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को लेकर जा रही है ना। अब बात करते हैं लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम जो है वो कोशिका जो है उसका सफाई कर्मचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि भाई कोशिका का सफाई कर्मचारी है। ठीक है, मान लीजिए एक कोशिका है ये, ठीक है, इस कोशिका में बहुत न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गन्स हो गए, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में लाइसोसोम हो गया आपका। अब कोई ऑर्गन्स है, ठीक, कोई ऑर्गन्स खराब हो गया, ठीक है, तो कोशिका के अंदर अगर सड़ेगा तो फिर दिक्कत होगी ना, इसको कोई खत्म गलाने वाला तो होना चाहिए। तो लाइसोसोम क्या करता है? इसको गला के खत्म कर देता है, यानी सफाई कर देता है। और ऐसा क्यों होता है भी समझाते हैं। बात करते हैं लाइसोसोम मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि लाइसोसोम किस में पाया जाता है? तो बेटा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मुख्य रूप से, मुख्यतः कह सकते हैं, ठीक है। ये एक विशेष प्रकार की रसधानी होती है, मतलब एक प्रकार की झिल्ली की बनी होती है, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोलेटिक या आपको कह सकते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। और ये कोशिका की आत्महत्या का झिल्ली भी कही जाती है। अब मेरी बात समझना, इसमें जो है लाइसोसोम में जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें विशेष प्रकार का एक हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है, जो मतलब काफ़ी कह सकते हैं एसिड टाइप में होता है, ठीक है। और वो अगर इसके अंदर ये झिल्ली खुल जाए तो इसके अंदर क्या करेगी? वो ब्लास्ट कर देगी, और ब्लास्ट जब करेगी तो क्या होगा? इसके अंदर के सारे सेल जलाकर नष्ट कर देगी, है ना। अब मान लीजिए कि कोशिका में, ठीक है, कोशिका कोई अंग है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत आ गई, कोशिका में कोई फॉल्ट आ गई, तो ये क्या कर देगा? ये फट जाएगा, और फट जाएगा तो क्या होगा कि भाई साहब जब ये फटेगा तो सीधे सीधे इसके सारे ऑर्गन्स और सेल पूरी नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसको कोशिका का आत्महत्या का घर या आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, कि जो है अगर इसको सफाई कर्मचारी इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट कोशिका के अंदर कोई फॉल्ट हो गया, कोई ऑर्गन सड़ गया, मर गया, किसी कारण बस चोट लग गई, टूट फूट गया, काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो है आपका और लाइसोसोम है ये पूरी तरीके से फट जाएगा और पूरा साफ करके जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है रसधानी क्या है ना, वोकुलस के बारे में बात करते हैं कि रसधानी क्या है। तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक, जो पादप कोशिका है और पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें अनेक खाली स्थान होते हैं, ठीक। उस खाली स्थान में जो है रसधानी पाई जाती है, और ये रसधानी जल संग्रह का कार्य करती है। किसका काम करती है? जल संग्रह का काम करती है। रसधानियाँ जो होती है, वोकुलस होती है, इसमें पानी भरा होता है, पानी को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बेटा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखते हैं और राइबोसोम्स, दो चीज़ें कोशिकांग में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो पहली बात, जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, ठीक, और सूत्रकणिका इसको शक्तिगिरी भी कहते हैं, ठीक है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ठीक, क्योंकि कोशिका में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सल्कावत या सूत्रीय संरचना पाई जाती हैं, जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, और ये कोशिका का बिजली घर भी होता है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा देता है। कैसे देता है बेटा? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सेल तक जाता है, सेल के अंदर जो है कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग में एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ पे एक रिएक्शन होती है, एक चैन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और एटीपी के 38 अणु मिलकर के ग्लूकोज का एक अणु बनाते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। तो फिर ये सफिशियंट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जानकारी के लिए इतना तो सफिशियंट बनता है ना। अब हम बात करेंगे कि जो है थोड़ा सा बड़ा एक एक्सेप्शन चलता है बेटा, मैंने कई जगहों पर देखा है, मतलब कि बच्चों से अगर बात करो अलग अलग, तो एक चीज़ पता चलती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो कोई आल्टमाइन बोल देता है
है, कोई क्या बोल देता है। तो एक्चुअल में एक स्पष्ट जानकारी हम आपको देते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था बेटा? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अभी मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, जो कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं आल्टमैन ने किया था। आल्टमैन ने बेटा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, उनको लगा कुछ ऐसा पाया जाता है, एक पदार्थ है, एक चीज़ है, एक मतलब ऑर्गन्स है जो सेल के अंदर पाया जा रहा है। एक्चुअल में जो उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था? कोलिकर ने दिया था। कोलिकर ने मतलब इसको जो है सबके सामने प्रस्तुत किया कि एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है सेल ऑर्गन्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का जो पूरा श्रेय है वो किसको जाता है? कोलिकर को जाता है। और आल्टमैन ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने नाम दे दिया था, सिर्फ नाम इसको दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। ये नाम बाद में क्या हुआ, फिर संशोधित हुआ और एक बेंड नाम के मतलब कह सकते हैं बेंडा नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने 1857 में जो है क्या किया था, इसका नवीनीकरण किया था और नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बेंडा ने किया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो कोलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज्यादा अध्ययन और उपस्थिति का वर्णन किसने किया था, तो आल्टमैन ने किया। तो कह सकते हैं आल्टमैन ने सिर्फ उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया और बताया था उसके बारे में। बाकी खोज का श्रेय कोलिकर को और नाम का श्रेय बेंडा को जाता है। ठीक है, अब इसको कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं ना। उसमें क्या क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन से होता हुआ कोशिकांग तक पहुंचता, कोशिका के ऑर्गन्स में पहुंचता, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन में उपस्थिति जब वहाँ पहुँचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चेन रिएक्शन होती है। ठीक, उस रिएक्शन के साथ में एटीपी के 38 अणु बनते हैं। जब एटीपी के 38 अणु बनते हैं तो वो ग्लूकोज का एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक, वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं ना। एटीपी का मतलब फुल फॉर्म बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। अब हम बात करते हैं कि राइबोसोम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो राइबोसोम्स की खोज पायलट नामक वैज्ञानिक ने किया था, सन 1955 में किया था। ठीक, आपको ये ध्यान में रखना, ये बड़ी संख्या में, अभी मैंने बताया था ये अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है उसकी खुरदरी साइड में, जो खुरदरा साइड होता है वहाँ पर ये भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा 70S जो थोड़ा आकार में क्या होते हैं बेटा बड़े होते हैं, और एक होता है 80S जो आकार में क्या होते हैं छोटे होते हैं। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको हम सेल के ऑर्गन्स दिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं जो आपका सेल का स्ट्रक्चर है उसके उसमें बात करते हैं, उसके ऑर्गन्स की बात में करते हैं। तो आप एक देख रहे हो आपके सामने एक एनिमल सेल बनी हुई है। इसके ऊपर अगर एक और लेयर चढ़ा देंगे, सपोज करिए एक लेयर में इसके ऊपर और चढ़ा दूं ऐसे करके, तो फिर वो कोशिका झिल्ली कहलाएगी। सॉरी बेटा, वो क्या कहलाएगी, आपकी कोशिका भित्ति कहलाएगी, सेल वॉल कहलाएगी। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये चढ़ा हुआ है आवरण। ठीक, जो आवरण चढ़ा हुआ आप देख रहे हो इसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोल देते हैं, या फिर आपको हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। कोशिका झिल्ली है। ठीक, जो कोशिका के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है वो कोशिका झिल्ली ये है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सब कोशिका द्रव्य है। केंद्रक के चारों ओर देखो, ये सब ये आपका केंद्रक हो गया बेटा, बीच में ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। केंद्रक के चारों ओर जो द्रव्य पदार्थ पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्गन्स की। देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर इस पर ये देखो अंतःप्रदब्बी जालिका कैसी दिख रही है बेटा, चिकनी ये साइड आपने देखा, ये चिकना साइड दिख रहा ना कि देखो ये और इस साइड के बीच में एक चिकना दिख रहा है, ये चिकना साइड अंतःप्रदब्बी जालिका का है। ठीक है, और आप देखो ये वाला साइड दिख रहा है, देखो ये साइड क्या है, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका है। ठीक है, खुरदरी वाली पर मैंने डॉटेड करवा दिया है। ठीक है, बाकी ये देखो इस तरफ डॉटेड नहीं है, नहीं ये वाला पोर्सन जो कहलाएगा वो चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका है, और ये जो है आपकी रफ वाली यानी खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखो ये केंद्रक है आपका, केंद्रक के ऊपर आप एक झिल्ली देख रहे हो चढ़ी हुई है, इस झिल्ली को हम केंद्रकीय झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय झिल्ली बोलते हैं। इस वाले पोर्शन को हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो ये रहा, ये जो दिख रहे हो संरचना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन है। ठीक, और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने अभी जस्ट को समझाया कि इसकी खोज किसने किया था, कोलिकर ने किया था, नाम बेंडा ने रखा था, और अध्ययन किसने किया था, आल्टमैन ने किया था। ठीक है, ये देखो लाइसोसोम, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोल सकते हैं, आत्महत्या का घर बोल सकते हैं। ये कभी कभी जब फटता है तो सारे ऑर्गन्स और पूरी सेल को नष्ट कर देता है। इसको सफाई कर्मचारी बोलते हैं, इसको किसका, कोशिका का सफाई कर्मचारी बोलते हैं। इसमें हाइड्रोलिस एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तारक का, सेंट्रोसोम। ये रहा बेटा आपका कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो ऑर्गन्स है वो सेंट्रोसोम से। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। लीवर की जो सेलें होती हैं उनमें सेंट्रोसोम बहुत तगड़ा होता है, यानी लीवर अगर 95% खत्म हो जाएगा ना तब भी अपने आप को बचा लेगा, लेकिन न्यूरॉन सेल अगर एक बार भी गई तो दोबारा बचने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने न्यूरॉन सेल के बारे में मेरी एक वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा।
अब बात करते हैं जो केंद्र की, इसमें बताया था मैंने कि आपको अनुवांशिकी पदार्थ पाया जाता है, ये रहा कोशिका द्रव्य, ठीक है। और राइबोसोम्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो किसका बना हुआ बेटा, ये जंतुसेल का बना हुआ है। इस पर एक और आवरण चढ़ा देंगे तो किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पादप सेल यानी कि प्लांट सेल का बन जाएगा। आई होप दैट आपको क्लास बाकायदा समझ में आई होगी। अब ध्यान सुनना मेरी बात, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोशिका की सारी जो है ऑर्गन्स और उनके जो है पार्ट्स के बारे में विस्तार बताया, ठीक। मैंने 3 या 4 वीडियो बनाई हुई है, उन आपको एक से लास्ट तक सारी वीडियो देखना है। कोशिका की जितनी भी जानकारी थी मैंने उसमें डाल रखा है, बता रखा है, आप सभी को जाना है और सारी वीडियो एक तरफ से देखना है, ताकि जो है चैप्टर कोशिका सेल ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं यहीं पर, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।